Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Atish, Sonam, Sapna, Anjali, Jawahar, Rahul, Gautam, Bhajan, Ramji, Lalit, Tarun, Mohammed, Shikha, Nikita, Deepika, Chandni, Preeti, Ramji, Soumya, Gautam, Sumit, Ishu, Sapna, Ramji, Pooja, Khushi, प्रभात उदयवीर युक्ति विकेश सनोज वैष्णवी रोहित तन्मय राज आंचल धर्मेंद्र वर्टिका लोमेश रीशु मनीष श्रीकांत लोकेश ओपी भगेला जयप्रकाश अभय अजीत धर्मेंद्र अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ जी क्या हाल है भाई आप सभी के ब्रेकफास्ट डन या लंच डन भाई ब्रेकफास्ट या लंच आप लोगों ने कर लिया क्यों भाई हाँ जी हम्म तो कल हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू किया था बेसिकली शुरू तो परसों किया था है ना लेकिन क्लास नहीं चल पाई थी जिसके कारण हमें बीच में ही है ना क्लास को बंद करना पड़ा बट कल हमने देखा कि कैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं है ना किस तरीके से हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जिन बच्चों ने जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बनाया था उन्होंने भी सीटिंग अरेंजमेंट को कल सॉल्व किया होगा ठीक है कल लास्ट वाला क्वेश्चन था हाँ जी बबलू तेज सिंह सुनील रोहित श्रीकांत चलिए साहब तो कितने क्वेश्चन कल हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट के बना लिए थे बेटा क्यों भाई कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे तीन या चार आई थिंक चार अरेंजमेंट हम लोगों ने कल बना ली थी है ना भाई फोर अरेंजमेंट हम बना चुके हैं कल ठीक है हाँ जी चार क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे देखो ये वाला भी बना चुके थे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन भी बना चुके हैं और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं फोर अरेंजमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब ये है फिफ्थ अरेंजमेंट जरा एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से जल्दी से ये है फिफ्थ अरेंजमेंट पांचवी अरेंजमेंट अच्छा अभी हम बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है सिटिंग अरेंजमेंट में पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे है ना पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे देन आफ्टर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो अभी हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है दोस्त हाँ जी अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं मेरे पापा भी आज आपको देख रहे हैं अच्छा जी चलिए तो आज अपने पापा को दिखा दो कि आप भी क्वेश्चन बना सकते हो हम्म सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है जल्दी से अरेंजमेंट कंप्लीट करो फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे ठीक है दिवाली पर हम हरिद्वार जा रहे हैं सर आप चलिए ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ रीजनिंग जिंदगी में सर आज तक ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी थी हमने जो आपसे पढ़ी है चलो मतलब कितने सालों से रीजनिंग पढ़ रहे थे आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी बचपन से पढ़ रहे थे रीजनिंग हाँ क्यों भाई हम्म हाँ जी बनाओ बनाओ फटाफट से बनाओ बेटा जल्दी से बन गया सर क्वेश्चन दीजिए अरे वाह अच्छा जिन जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन बना लिया वो एक काम करें जे से शुरू करते हुए जे से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे अरेंजमेंट बताएं क्या अरेंजमेंट बनेगी जे से स्टार्ट करते हुए जे से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे अरेंजमेंट बनाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंजमेंट बनाए ठीक है जल्दी से कंप्लीट करें देखो यहाँ पर जो मेल है ना मेल उसको आप बंद कर देना ट्राइंगल में मेल को बंद कर देना त्रिभुज में और फीमेल जो महिला है महिला उसको बंद कर देना सर्किल में ट्राइंगल मेल सर्किल फीमेल सर आपका थैंक्स आपकी वजह से मेरे एमटीएस एग्जाम अच्छा गया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका एग्जाम बढ़िया हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन हम्म गुड जॉब
देखो ब्लड रिलेशन आप लोग चैप्टर पढ़ ही चुके हो भाई, तो फिर ये पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को। जब ब्लड रिलेशन चैप्टर आप लोगों का हो ही गया है तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ जी, करो करो कोशिश करो जल्दी से, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे, है ना। हम्म। सर आज हम पहली बार ऑनलाइन आए हैं। अच्छा, अब तक वीओडी से पढ़ते थे आप, रिकॉर्डेड वीडियो से, चलिए कोई बात नहीं। तो भाई जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्लोज्ड फॉर्म एक ओपन फॉर्म। क्लोज्ड मतलब जब पर्सन को हम एक ऐसी अरेंजमेंट की तरफ चारों तरफ बैठाएं जो चारों तरफ से बंद है, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। ओपन फॉर्म जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं पंक्ति में, ठीक है दोस्त। हाँ जी। तो यहाँ पर टोटल 8 व्यक्ति है ना, टोटल 8 पर्सन है, और वो कहाँ बैठे हैं, JPQRSTUV, चार विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। देखो चार विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। व्रत तो भैया व्रत बना लो। और टोटल अगर 4 मैरिड कपल है तो टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन हो गए 8, 8 व्यक्ति हो गए टोटल। तो आठों को एक साथ बैठा दो और सबका फेस सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। ठीक है, JPQRSTUV are married couple sitting around a circle facing the center. The profession of the males within the group of lecturer within the group are lecturer, lawyer, doctor and scientist. कहने का मतलब ये है, टोटल 8 पर्सन है, 4 मैरिड कपल है, 4 मेल है 4 फीमेल है। 4 मेल है यहाँ पे, 4 फीमेल है। तो जो मेल है ना, मेल कैंडिडेट, उनका ना प्रोफेशन दिया हुआ है, वो है ना, प्रोफेशन दिया हुआ है, वो लॉयर है, लेक्चरर है, डॉक्टर है और साइंटिस्ट है। ठीक है, फीमेल का कोई भी प्रोफेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही प्रोफेशन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही यहाँ पे व्यवसाय दिया हुआ है। अब देखो पहला पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, अमंग द मेल्स ओनली आर लॉयर एंड वी साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर। देखो इस पॉइंट का मीनिंग समझो, पुरुषों में से केवल दो ही ऐसे पुरुष हैं जो एक साथ बैठ सकते हैं, बाकी कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे। और वो दो पुरुष एक साथ कौन कौन बैठने वाले हैं, आर एंड वी। आर एंड वी, पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और वी वैज्ञानिक ही एक साथ बैठे हैं। मतलब आर और वी ही दो ऐसे पुरुष हैं जो एक साथ बैठ सकते हैं। तो मेरे भाई इस पूरी अरेंजमेंट में मैं आर और वी को दोनों को एक साथ बैठाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप आर को बैठाओगे तो एक छोटी सी दिक्कत ये है कि वी को आप डेफिनेट नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि वी आर के राइट में भी हो सकता है और वी आर के लेफ्ट में भी हो सकता है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। आर और वी को अगर एक साथ बैठाना है तो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। अगर आर को यहाँ बैठाते हो तो वी राइट में भी हो सकता है, वी लेफ्ट में भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, और ये हमारे लिए हिंट है, और इस हिंट को मैं साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, तो ये हिंट हमने लिख ली, जिसका यूज हम बाद में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ईच मैन सीटेड बी साइड, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स, बेटा ये एक साथ लिखा हुआ है, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। हर व्यक्ति, हर पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। अपनी पत्नी के ही बगल में बैठेगा, उसको छोड़ के कहाँ जाएगा, हाँ पिटेगा वरना। तो हर पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, ये भी हिंट है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, कि जितने भी पति पत्नी है वो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। देखो यू जो लेक्चरर की पत्नी है ना, लेक्चरर की पत्नी यू है, पता है वो वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। वी के सेकंड राइट पे यू है, वी के सेकंड राइट पे यू है, तो पहले मैं पूरे अरेंजमेंट में किसको बैठाऊंगा ये बताओ।
वी के सेकंड राइट पे यू है, तो पहले मैं किसको बैठाऊं, वी को बैठाऊं, वी को। और पूरी अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ, पूरी अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ। मैंने वी को यहाँ बैठा दिया। अब v के सेकंड राइट पे u है। अब देखो इसके सेकंड राइट पे u बैठा दो, इसका सेकंड राइट का है, इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो v के सेकंड राइट पे u को बैठा दो भाई। v के दाईं ओर दूसरी u है। अच्छा, जो u है ना, u वो लेक्चरर की पत्नी है, इसका मतलब u फीमेल है। तो इसको सर्किल में बंद कर दो, इसको सर्किल में बंद कर दो। ये बताओ, ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ आया कि नहीं? और देखो वी साइंटिस्ट है, वी साइंटिस्ट है पहले ही पता है, तो वी मेल है और ये कौन है, साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया है ये पॉइंट आपको समझ, भाई लव यू, भाई लव यू ऑल, ये पॉइंट आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी। देखो u और v के बीच में कौन है, u और v के बीच में है t। u और v के बीच में t है, ये वाली बात आप सभी को समझ आई कि नहीं? t का स्थान u और v के बीच में है, ये वाली बात आप सभी को समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, जो पहला पॉइंट हमने छोड़ा है इस पॉइंट का यूज करो। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी ही दो ऐसे पुरुष हैं जो एक साथ बैठे हैं। अगर मैं वी को यहां बिठा चुका हूं तो बेटा डेफिनेटली जो आर है ना वो यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता, और तो कोई आ ही नहीं सकता आर। अगर मैं वी को यहां बैठाऊंगा और वी के साथ आर बैठाना है तो 100% अब आर यहां आएगा, क्योंकि यहां तो टी है। अच्छा, आर कौन है सर? आर मेल है, मेल है, पहले ही बताया गया था, आर द लॉयर। जो आर है वो वकील है, आर लॉयर है, ये मेल है ना, आर लॉयर है, वो मेल है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, शानदार। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई। अब एक सिंगल से पॉइंट का आप यूज करो कि प्रत्येक पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, तो बेटा हर पति को उसकी पत्नी के साथ और बैठा दो और क्वेश्चन खत्म। बस हर पति को उसकी पत्नी के साथ बैठा दो। ये बताओ वी की पत्नी कौन है? क्या वी की पत्नी आर है? सर वी की पत्नी आर कैसे हो सकती है, आर तो मेल है। तो जो वी की पत्नी है ना वो डेफिनेटली टी है, क्योंकि हर पति ये बताओ यू किसकी वाइफ थी? यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। यू, देखो वी की पत्नी वी के साथ आएगी, आर की पत्नी आर के साथ आएगी। अब ये बताओ वी किसकी वाइफ, यू किसकी वाइफ थी? यू। सर यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू लेक्चरर की पत्नी थी। तो अगर यू लेक्चरर की पत्नी थी तो यू पत्नी है लेक्चरर की, तो जो लेक्चरर है वो इसके साथ आएगा। यू के साथ कौन आएगा? यू के साथ आएगा लेक्चरर। यू के साथ कौन आएगा? यू के साथ आएगा लेक्चरर। तो लेक्चरर को हमने यू के साथ बैठा दिया, है ना, लेक्चरर को हमने यू के साथ बैठा दिया, बहुत बढ़िया, लेक्चरर को हमने यू के साथ बैठा दिया। ठीक है। आर की वाइफ ओ कैसे? मेरे दोस्त आर की वाइफ ओ नहीं है। देखो हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, तो जो वी है, वी की पत्नी डेफिनेटली टी होगी। वी की पत्नी डेफिनेटली टी होगी, होगी कि नहीं होगी? सर यस सर, वी की पत्नी डेफिनेटली टी होगी। अच्छा, क्योंकि वी की पत्नी आर तो हो नहीं सकती। अच्छा, जो आर की वाइफ है, आर की वाइफ आर के साथ होगी, अब आर की वाइफ वी तो नहीं हो सकती। तो आर की वाइफ कौन है? सर आर की वाइफ है आर के साथ वाली, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ, तो ये आर की वाइफ है, तो ये फीमेल है, ये फीमेल का गोला है बेटा, इसके अंदर कोई और भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ यू किसकी वाइफ है? सर यू लेक्चरर की वाइफ है, तो जो लेक्चरर इनके हस्बैंड है वो यू के साथ आएंगे, तो यू के साथ हमने यू के हस्बैंड बना दिए जो कि लेक्चरर है, जो कि लेक्चरर है। अब ये पता नहीं ये कौन है, यू के हस्बैंड यू के साथ बना दिए जो कि लेक्चरर है, ये यू के हस्बैंड है और ये है लेक्चरर। अच्छा ये बताओ कौन सा मेल कैंडिडेट बचा है बैठाने को? सर लॉयर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, लेक्चरर हो गया, डॉक्टर बचा है, डॉक्टर। अब ये बताओ मैं डॉक्टर को कहाँ बैठाऊं? मैं डॉक्टर की बैठने की दो ही जगह बची हैं, या तो डॉक्टर यहाँ आएगा या फिर डॉक्टर यहाँ आएगा। इन दोनों में से किसी एक जगह डॉक्टर आएगा, तो डॉक्टर को कहाँ बैठाया जाए?
एक बच्चा कह रहा है यू के हस्बैंड का कहाँ पता चला? बेटा पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है लेक्चरर की पत्नी यू, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो जो वी के दाईं ओर दूसरी है ना यू, ये लेक्चरर की पत्नी है, ये सबसे पहले ही लाइन में लिखा हुआ था, आपने शायद ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। अब ये बताओ मैं डॉक्टर को कहाँ बैठाऊं? डॉक्टर को मैं लेक्चरर के साथ बैठाऊं या फिर लॉयर की वाइफ के साथ बैठाऊं? हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी वाइफ के साथ बैठेगा, मेरा मतलब है या तो लेक्चर के साथ बैठेगा डॉक्टर या लेक्चर से दूर बैठेगा। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दो मेल कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठे हैं। भाई लॉयर और साइंटिस्ट को छोड़कर कोई भी दो मेल कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठे हैं, इसीलिए डॉक्टर कभी भी लेक्चरर के साथ नहीं आएगा, डॉक्टर लेक्चरर से दूर रहेगा। क्योंकि कोई भी दो मेल कैंडिडेट एक साथ नहीं बैठे हैं एक्सेप्ट लॉयर एंड साइंटिस्ट, लॉयर और साइंटिस्ट को छोड़कर कोई भी दो मेल कैंडिडेट एक साथ नहीं है, तो जो डॉक्टर है वो लेक्चरर से दूर रहेगा। अच्छा ये बताओ लेक्चरर की डॉक्टर की वाइफ कौन है? बेटा ये डॉक्टर की वाइफ तो है नहीं, क्योंकि ये तो लॉयर की वाइफ है, जबकि डॉक्टर की वाइफ तो डॉक्टर के बगल में ही आनी चाहिए। तो डेफिनेटली डॉक्टर की वाइफ ये वाली होगी, ये होगी डॉक्टर की वाइफ। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी डॉक्टर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी, पी डॉक्टर की पत्नी है, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। क्यू इज नॉट डॉक्टर, देखो क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि क्यू मेल है, तो क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है। एस इज अ मेल, एस मेल है तो एस डॉक्टर है, एस मेल है तो एस डॉक्टर है। बचा कौन? बचा जे। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 5, हम सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम हाँ जी। चलिए साहब, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, बना लिया क्वेश्चन बेटा? बना लिया कि नहीं क्वेश्चन? डन। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त इनमें से डॉक्टर कौन है?
हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉक्टर? एस, एस इज अ डॉक्टर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एस। निम्न में से लेक्चरर कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेक्चरर, तो भैया लेक्चरर कौन है? लेक्चरर है क्यू, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की वाइफ कौन है? तो बेटा लॉयर की वाइफ है जे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जे। नेक्स्ट, वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं, वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं है लॉयर, वैज्ञानिक के तुरंत बाएं है लॉयर, बट लॉयर ऑप्शन नहीं है ना। लॉयर ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड ऑफ वैज्ञानिक के तुरंत बाएं है हस्बैंड ऑफ जे, हस्बैंड ऑफ जे, हस्बैंड ऑफ जे। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी किस किस के बीच में है? भाई टी किस किस के बीच में है? वी एंड यू, टी किस किस के बीच में है? वी एंड यू, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेकिन ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन है और इसका शायद जो हिंदी वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पर है, इसी का जो हिंदी वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा। और ये भी बेटा बैंक का ही क्वेश्चन है, ये भी बैंक का क्वेश्चन है, और ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ। अब एक काम करना पड़ेगा, इसकी हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को दोनों ही एक साथ दिखानी होगी। एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर और लेक्चरर को एक साथ क्यों नहीं बैठा सकते? भाई साहब तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होते तो डॉक्टर और लेक्चरर को तुम एक साथ नहीं बैठाते। तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा? पहली लाइन क्या लिखी हुई थी? पहली लाइन लिखी हुई थी, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल दो ही मेल एक साथ बैठे हैं, आर और वी, इन दोनों के अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठे। सबसे पहली ही लाइन लिखी हुई है। तुम क्वेश्चन पढ़ते हो क्या करते हो? पुरुषों में से सिर्फ आर और वी एक साथ बैठे हैं, इनके अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे। एक बच्चे ने कहा सर आपको कैसे पता क्यू मेल है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्यू इज नॉट डॉक्टर, अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो ये हमने अंडरस्टूड किया कि ये मेल है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर नहीं है और अगर उसकी हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मेल कैंडिडेट है, तो इसीलिए वो कौन होगा? लेक्चरर होगा, अगर डॉक्टर नहीं है तो, है ना। जैसे अगर मान लो मेरा कोई प्रोफेशन पूछे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कोई और होऊंगा, समझ रहे हो। इसीलिए हमने उसको क्यू को मेल कंसीडर किया यहाँ पर। ये बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं दिखाता हूँ एक साथ, जस्ट वेट। ऐसे काम, हाँ, दोनों लैंग्वेज में अभी नहीं देख पाओगे तुम क्वेश्चन। चलिए साहब, हिमांशी मैम ने आप लोगों को पार्टी दी कि नहीं? क्यों भाई, क्या हो गया हिमांशी मैम के साथ? किस बात की पार्टी लेनी है हिमांशी मैम से, बता दो। हम्म, किस बात की पार्टी लेनी है हिमांशी मैम से? चलो तुम बताओ, ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाओ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ये हिंदी में पढ़ लो, ठीक है। वैसे लैंग्वेज से इतना मैटर नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम से आपको दोनों क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ दिखाई देंगे। अभी फिलहाल ऐसे कर लो, वो पेजेस अलग अलग हो गए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, एक ही पेज पे आ नहीं पा रहा क्वेश्चन।
बनाओ बनाओ बेटा, जल्दी से क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। बनाओ जल्दी से बनाओ क्वेश्चन, फटाफट। इंग्लिश साइड में बेटा, इंग्लिश साइड में अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम से दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो आप सिर्फ एक ही सिंगल लैंग्वेज में क्वेश्चन को देख लो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश भी साइड में दिखाएंगे। अभी आप एक ही लैंग्वेज को देख लो। चलिए, देखो क्वेश्चन की ये जो लैंग्वेज है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां से लेकर यहां तक देख रहे हो, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो लैंग्वेज दी गई है, इससे तो हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। इससे तो हमें अभी कोई लेना ही देना नहीं है। इतनी बड़ा जो क्वेश्चन, इतना बड़ा जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है? हाँ जी, इतना बड़ा जो पैराग्राफ दिया गया है। चलिए साहब, तो देखो क्वेश्चन क्या है। टोटल 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति हैं, और वो केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग पेशा है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, क्लर्क है, दुकानदार है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है आप लोगों को 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। तो कोई बात नहीं, आप बेटा 3 पॉसिबिलिटी बना लेना। अगर 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े तो 4 पॉसिबिलिटी बना लेना। 5 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े 5 बना लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना, क्योंकि ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन है, बैंकिंग पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़े उतनी पॉसिबिलिटी बनाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। खाली मत बैठना लेकिन, ठीक है दोस्त? हाँ जी, जितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़े उतनी पॉसिबिलिटी जरूर बनाना, चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी बनानी पड़े आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है? हम्म। जल्दी से करो सॉल्व। इंग्लिश वाला भी देख लो, हिंदी वाला भी लो। हिंदी वाला देख लो अब इतनी देर से इंग्लिश दिखा दी, अब हिंदी देख लो। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ, अगर मेरे सिस्टम में पड़ा होगा क्वेश्चन तो आप दोनों लैंग्वेज में देख पाओगे। वी में हम्म शायद ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, दोनों लैंग्वेज में एक साथ कोशिश करते हैं एक बार। रुको जरा, दोनों लैंग्वेज में आपको दिखा सके एक साथ। जस्ट वेट। नहीं है क्वेश्चन ये वाला।
ये क्वेश्चन नहीं है बेटा। Shit. चलो कोई बात नहीं, आप उसी क्वेश्चन को देखो ध्यान से। हाँ जी, चलिए साहब, कोई बात नहीं बेटा। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, हमें व्रत है, व्रत बना लो बेटा, व्रत। टोटल 8% है ना, 8 को बैठा दो। सबका फेस सेंटर में है, सबका फेस केंद्र की ओर बना दो। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त? हाँ जी, बना दिए। अब पहला पॉइंट क्या है, मैं साथ के साथ क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के थर्ड राइट पर है, ए टीचर के दाईं ओर तीसरा है। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? सबसे पहले हम टीचर को बैठाएंगे, और जहां मर्जी वहां बैठा दो टीचर को, जहां मर्जी वहां बैठा दो टीचर को। तो टीचर को मैंने यहां बैठा दिया, और टीचर के दाईं ओर तीसरा ए है। तो बेटा टीचर का थर्ड राइट क्या है? 1 2 3। टीचर के दाईं ओर तीसरा मैंने ए को बैठा दिया। कोई दिक्कत है? टीचर के दाईं ओर तीसरा ए है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जो डी है ना, वो जी के सेकंड लेफ्ट पे है, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। अब देखो, हमें जी को बैठाना है। जी को जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकता हूं। जी के बाईं ओर दूसरा डी आ जाएगा। मैं जी को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि जी के बाईं ओर दूसरा डी नहीं आ सकता। मैं जी को यहां बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। मैं जी को यहां बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। और जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। देखो, जो जी है ना, वो टीचर का इमीडिएट पड़ोसी नहीं है। तो जी टीचर के निकट नहीं बैठेगा, और जी टीचर भी नहीं है। अगर जी टीचर के निकट नहीं बैठा है, इसका मतलब जी टीचर भी नहीं है, और ना ही जी टीचर के निकट बैठा है। तो मुझे एक बात बताओ, जी के बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जी यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है। तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 पॉसिबिलिटीज बनानी ही पड़ेंगी। आपको 3 पॉसिबिलिटीज बनानी ही पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या करना है? 3 पॉसिबिलिटी बना लो, पहली, दूसरी, तीसरी। ये टीचर, ठीक है, टीचर के दाईं ओर, टीचर के दाईं ओर तीसरा कौन है? ए। ये टीचर, टीचर के दाईं ओर तीसरा कौन है? ए। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी एक साथ बना लो। अच्छा, जी को मैं 3 जगह बैठा सकता हूं। जी को मैं 3 जगह बैठा सकता हूं। जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। तो अब आप लोग एक काम करो,
तीन पॉसिबिलिटी हमने बना ली, तो तीनों पॉसिबिलिटी में जी को एक एक जगह बैठा दो। जैसे पहली पॉसिबिलिटी में मैं एक काम करता हूं, जी को यहां बैठा देता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं जी को यहां बैठा देता हूं, तीसरी पॉसिबिलिटी में मैं जी को यहां बैठा देता हूं। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। बेटा पॉसिबिलिटी को बनाना बहुत जरूरी है, और पॉसिबिलिटी कैसे बनी है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और जी के सेकंड लेफ्ट पे ये डी आ गया, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ गया, और जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ गया। तो तीन संभावनाएं हमारी बन गई। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। देखो बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है, बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। तो बी शॉपकीपर और टीचर, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जो बी शॉपकीपर है वो ये होगा। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं होगा बेटा, है ना। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये होगा। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है। बहुत बढ़िया। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर। देखो शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। अगर ये शॉपकीपर है तो इसका थर्ड राइट एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट हो गया। ध्यान से सुनते जाओ बेटा हम किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर ये शॉपकीपर है तो इसका थर्ड राइट एक दो तीन, ये आर्किटेक्ट हो गया। अगर ये शॉपकीपर है तो इसका थर्ड राइट एक दो तीन, तो ये आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। भैया आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, ये आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कभी भी एच नहीं आ सकता। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कभी भी एच नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में हम कभी भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बिठा सकते। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं बिठा सकते। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहां आ जाओ, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच, एच यहां नहीं आएगा। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच, एच यहां आ गया। बहुत बढ़िया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आएगा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आएगा। ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखो ई एच के निकट नहीं है, ई एच के निकट नहीं है तो डेफिनेटली ये है ई। ई एच के निकट नहीं है तो डेफिनेटली ये है ई। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। देखो ये जो इंजीनियर है ये क्लर्क के थर्ड राइट पे है, तो डेफिनेटली क्लर्क ये होगा। तभी तो ये क्लर्क के थर्ड राइट पे आएगा इंजीनियर। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। देखो बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। तो एफ को मैं यहां बैठाता हूं तो डेफिनेटली बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो ई को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। लेकिन ई बिजनेसमैन और डॉक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली फिर एफ ये नहीं है। तो 100% एफ ये है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है, तो बिजनेसमैन बनेगा कौन, ए। ई बिजनेसमैन और डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन बनेगा, डी। और बचा कौन, बैंकर। और यहां पर कौन बचा, सी। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो आपने देखा कि बैंक पीओ का जो क्वेश्चन होता है इस तरह से एग्जाम में बनाई जाती है पॉसिबिलिटी। ये है पॉसिबिलिटी बनाने का एग्जैक्ट मेथड। और हमेशा याद रखना, अगर आप बैंक पीओ की सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कभी भी सिंगल अरेंजमेंट में सॉल्व नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप बैंक पीओ या पजल का क्वेश्चन बना रहे हो, बैंक पीओ की सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन बना रहे हो, तो वो डेफिनेटली बेटा कम से कम 3 या 4 पॉसिबिलिटी में सॉल्व होगा ही होगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझे बाबू। हाँ जी। अब आप देख लो। अच्छा एक चीज और है बेटा, देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है।
सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, उन क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को आप कम से कम बेटा घर पे 5 बार सॉल्व करोगे। एक ही सिंगल क्वेश्चन को, एक ही सिंगल क्वेश्चन को आप कितनी बार सॉल्व करोगे घर पे? 5 बार। समझे? जी हाँ। आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, चाहे एक ही सेम क्वेश्चन की करो। इससे बेनिफिट ये होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। अभी तो हम इतने वीक हैं कि अभी तो हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं जानते, समझ रहे हो? अभी तो हम पढ़ना भी नहीं जानते, अभी तो हम सेंटेंसेस का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं। वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज शॉपकीपर एंड टीचर, इस लाइन का मीनिंग एक बार बता दीजिए। देखो एक बच्चे ने पूछ भी लिया। बेटा इसका मतलब यह है कि बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। हु वर्ड बी के लिए है, बी हु इज द शॉपकीपर, यानी कि बी शॉपकीपर और टीचर, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। तो बी शॉपकीपर और टीचर दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। तो हमें करना क्या है, हमें एक ही सिंगल क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, 4 या 5 बार, ताकि हम इन क्वेश्चंस को पढ़ना सीखें। अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बेटा आपको हैबिट हो जाएगी, आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस लेवल तक कि आप इजीली क्वेश्चन बना सकोगे। तो देखो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप तुरंत बता ही दोगे, है ना? अब देखो ये व्यक्ति है, सॉरी ये व्यक्ति कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। बनाओ इस क्वेश्चन को जरा, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ना पहले रो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम रो वाले क्वेश्चंस को बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे, पहले हम रो वाले क्वेश्चंस की ना बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद उसके बाद हम फिर एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। अभी हम एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं पहुंचे हैं, पहले हमें रो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं बेसिक, फिर नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो क्लास होगी, है ना? आज क्या बेटा, आज फ्राइडे है, ओके, तो यानी कि सैटरडे वाले दिन रो की, सॉरी सैटरडे को नहीं, मंडे, मंडे को रो की बेटा बेसिक क्लास होगी। फिर ट्यूसडे से हम एडवांस सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। तो हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन हम जो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े वो वही बच्चा क्लास अटेंड करेगा जिस बच्चे को बैंक का पेपर देना है। जिस बच्चे को बैंक का पेपर देना है ट्यूसडे वेंसडे की क्लास सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा, इसके अलावा कोई नहीं अटेंड करेगा। मंडे की क्लास सारे बच्चे अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि मंडे की क्लास में रो वाले क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक वाले, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे मंडे। तो मंडे का लेक्चर हर स्टूडेंट को अटेंड करना है, लेकिन ट्यूसडे वेंसडे की क्लास सिर्फ वही स्टूडेंट अटेंड करेगा जिसको बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन देना है, जिसको बैंक पीओ का पेपर देना है। अदरवाइज कोई भी बच्चा ट्यूसडे वेंसडे की क्लास को अटेंड ना करे। ठीक है, हाँ जी, सिर्फ वही बच्चा दम रखे जिसको बैंक पीओ का एग्जाम देना है या जिसको रीजनिंग सीखनी है अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। मंडे को तो हर बच्चे को अटेंड करनी है क्लास।
यार इतनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। चलो आप एक बार अरेंजमेंट बताओ फटाफट से फिर। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बताओ जल्दी से। किसी भी एक पर्सन का नाम लेके क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बनाओ। अच्छा ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है, ये तो सिंगल अरेंजमेंट में ही तुमने क्वेश्चन बना लिया होगा। ये तो सिंगल अरेंजमेंट में ही हो गया होगा क्वेश्चन। यहाँ तो दो अरेंजमेंट आपको बनानी ही नहीं पड़ी होंगी। हाँ, क्यों भाई, ये तो सिंगल अरेंजमेंट में तुमने बना लिया होगा क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं, एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं, तो भैया व्रत बना दो और 7 व्यक्तियों को बैठा दो। अब देखो, एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा सकते क्योंकि इवन नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, तो जहां मर्जी वहां बैठा दो 7 को। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 5 लोगों का मुख बेटा केंद्र की ओर है और 2 लोगों का मुख केंद्र से बाहर है। 5 लोगों का मुख केंद्र की ओर है, 2 लोगों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। 2 लोगों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। बेटा 5 लोगों का मुख केंद्र, 5 लोगों का मुख केंद्र से केंद्र की ओर है, 2 लोगों का मुख केंद्र से बाहर है ना। 5 लोगों का मुख केंद्र की ओर है, 2 लोगों का मुख केंद्र से बाहर है। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कौन से 2 लोग हैं जिनका मुख केंद्र से बाहर है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो दो कौन से लोग हैं जिनका मुख केंद्र से बाहर है। हमें क्या पता वो कौन से 2 लोग हैं जिसका मुख केंद्र से बाहर है। हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से 2 लोग हैं। तो ऐसे ही छोड़ दो। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो देखो यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, दोनों का मुख केंद्र की ओर है। यहां से हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? सबसे पहले हम बैठाएंगे डी को। जहां मर्जी वहां बैठा दो डी को, जहां मर्जी वहां बैठा दो डी को। और डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी है। तो भैया बड़ी दिक्कत है साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम है जनाब। वाईफाई वाले को भी सुना दिया, वाईफाई चेंज भी करा दिया, मॉडेम भी चेंज करा दिया, डिवाइस भी चेंज करा दी, लेकिन ये दिक्कत सही नहीं हो रही। पता नहीं क्या ऐसी आफत आ गई है हमारे सिस्टम में कि क्या बताएं। दिमाग की दही हो गई है। दिमाग का दही हो गया, लेकिन ये नेटवर्क परफेक्ट नहीं हो पा रहा। समझ से बाहर है चीजें क्या है क्या नहीं है। इरिटेट हो गए अब तो बहुत ज्यादा। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो डी का बाएं तीसरा सी है। डी का बाएं, डी का फेस अंदर, डी का बाएं तीसरा। 1 2 3। और दोनों का मुख बेटा केंद्र की ओर है। दोनों का मुख केंद्र की ओर है। डी का मुख और सी का मुख, दोनों का मुख केंद्र की ओर है। बेटा फाइबर ले रखा है, जियो फाइबर कनेक्शन है। जियो फाइबर कनेक्शन है और फुल स्पीड वाला लिया हुआ है, तब भी ये हाल है। डी के बाएं तीसरा सी है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। दोनों का मुख केंद्र की ओर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी 0.1% भी। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में है। ई डी और सी किसी के बगल में नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, ई डी और सी किसी के बगल में नहीं है, ई डी के भी बगल में नहीं है, ई सी के भी बगल में नहीं है, तो आखिर ई है कहाँ? ई अगर डी और सी किसी के भी बगल में नहीं है, आखिर ई है कहाँ? बहुत बढ़िया। देखो जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। देखो जो डी और एफ के ठीक बीच में है, जो डी और एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता मैं, तो डेफिनेटली एफ को यहाँ बैठाऊंगा। और जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है। देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है और वर्ड किसके लिए है? जी के लिए है। जी का मुख केंद्र की ओर है। इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि ए के दाहिने तीसरे स्थान पर जी है। ए के दाहिने तीसरे स्थान पर जी है। ए के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? जी। ए के दाहिने तीसरे स्थान पर जी है।
इस पॉइंट को अच्छे से समझो। तो पहले बेटा हमें ए को बैठाना है, ए को मैं ए को कहाँ बैठाऊं ताकि उसके दाहिने तीसरे स्थान पर जी आ जाए। बेटा मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ। अब बात यह है सर, या तो ए का फेस अंदर होगा या फिर ए का फेस बाहर। अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ और इसका फेस अंदर मान लूं, तो ए का दाहिना तीसरा होगा 1 2 3, और यहाँ पे जी कभी नहीं आएगा। अगर मैं ए का फेस बाहर मान लूं तो ए का दाहिना तीसरा होगा 1 2 3, यहाँ पर जी कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ए को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, ना फेस अंदर मान के ना फेस बाहर मान के। अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊं और इसका फेस बाहर मान लूं, तो ए का दाहिना तीसरा होगा 1 2 3, और यहाँ पे जी नहीं आ सकता। अगर फेस ए का अंदर मान ले, तो ए का फेस अंदर मानने पर ए का दाया तीसरा होगा 1 2 3, और यहाँ पर भी कभी भी जी नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जी का फेस अंदर है ना कि बाहर। इसका मतलब ए यहाँ भी नहीं आ सकता। तो बताओ 100% मैं ए को कहाँ बैठाऊं? सर ले देकर ए को बैठाने की सिर्फ एक ही जगह बची है, ये, इसके अलावा कोई जगह नहीं बची। और ए के दाहिने तीसरे स्थान पर जी है, तो इसके दाहिने तीसरे स्थान पर इसका दाया तीसरा 1 2 3, इसके दाहिने तीसरे स्थान पर जी को बैठा दो। और जी का फेस अंदर है ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। कहानी खत्म। ए बचा कौन? बी। ये बी बचा, ये बी बचा। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। देखो इसका मुख तो केंद्र की ओर है, जबकि बी के बगल में बैठे इन दोनों में से किसी एक का मुख केंद्र से बाहर है। इसका मुख केंद्र की ओर है, तो डेफिनेटली इसका मुख केंद्र से बाहर है। और बेटा इन सातों व्यक्तियों में से सिर्फ दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, दो लोगों का मुख। और वो दो कौन कौन से हैं? ए और ई। बाकी सबका मुख केंद्र की ओर होगा, बाकी सबका मुख केंद्र की ओर होगा। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर में था और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर था। अब देखो मंडे की क्लास में हम क्या करेंगे, रो वाले क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल वाले। तो ये क्लास हर स्टूडेंट को अटेंड करनी है। अच्छा, ट्यूसडे वेंसडे की क्लास में फिर हम एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ये सिर्फ बैंक पीओ वाले बच्चों के लिए होगी क्लास। वही बच्चे इस लेक्चर को अटेंड करें और कोई ना करे, या फिर जिनको रीजनिंग पढ़ने का शौक है वो अटेंड करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपको क्लास में कराए गए हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करना है घर पे, कम से कम 5 बार। हर एक सिंगल क्वेश्चन आप सीटिंग अरेंजमेंट का घर पे कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे, कम से कम 5 बार। ठीक है। ए का मुख बाहर है, कैसे पता चला? बेटा ए को बैठाने की 3 जगह थी, 1 2 3। इन तीनों में से ही ए एक जगह आएगा। ए को मैं यहाँ नहीं बैठा पा रहा था, यहाँ नहीं बैठा पा रहा था, तो मेरी मजबूरी थी ए को यहाँ बैठाना। और जो यहाँ बैठा है ना, उसका मुख केंद्र से बाहर था। समझे बाबू? इसीलिए ए का मुख केंद्र से बाहर था। ठीक। बैंक क्लर्क वाला तो हो गया बेटा, बैंक क्लर्क ही चल रहा है ये सब कुछ। हाँ ये सब कुछ बैंक क्लर्क ही चल रहा है। हाँ बेटा, वाईफाई वाले की अभी हम खिंचाई करते हैं, टेंशन ना लो। अभी उसको मुर्गा बनाते हैं बुलाकर, कि इतना ब्रेकडाउन नेटवर्क में क्यों हो रहा है। अभी उसको मुर्गा बनाते हैं, उसने दिमाग खराब किया हुआ है पिछले 3 4 दिनों से। अभी करवाते हैं उसको। चलिए साहब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब आपसे सीधा मंडे को। टिल देन, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अरे भाई साहब, एक अमुक बाहर कैसे पता चला? दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं, वरना तुम गोली मार दोगे मुझे। हाँ, चलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। टोटल 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट ये है, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। बेटा डी का बायां तीसरा, डी का फेस अंदर, डी का बायां तीसरा 1 2 3, और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, दोनों का मुख केंद्र की ओर है। ई ना तो डी के साथ है ना ही सी के साथ है। ई डी और सी के बगल में नहीं है, तो डेफिनेटली ई यहां पर है। जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। बेटा जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, जो डी और एफ के ठीक बीच में है। डी और एफ, एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता,
तो डी और एफ, एफ को मैं यहां बैठाऊंगा, और जो डी और एफ के ठीक बीच में है ये, इसका मुख केंद्र से बाहर है, इसका मुख केंद्र से बाहर है। जो डी और एफ के ठीक बीच में है ये, इसका मुख केंद्र से बाहर है, ये पॉइंट हमें पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए अब बेटा तुम इस पॉइंट को पढ़ो। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ए को बैठाने की तीन पॉसिबिलिटी है। ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, और ए यहां भी आ सकता है। अब तुम डिसाइड करो, क्या मैं ए को, है ना, क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं, या क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? डिसाइड करो, जल्दी से डिसाइड करो फटाफट से। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं, या क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? जल्दी से डिसाइड करो कि मैं ए को कहां बैठा सकता हूं। ए को ऐसी जगह बैठाना है ताकि उसके दाहिने तीसरे स्थान पर जी आ सके। और लेकिन जी जब बैठेगा ना तो उसका मुख केंद्र की ओर होना चाहिए। जी का मुख केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है। तो बेटा मैं चाहकर भी ए को यहां नहीं बैठा सकता। क्यों? मैं ए को चाहकर भी यहां नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि ए को यहां बैठाओगे तो उसके दाहिने तीसरे जी नहीं आएगा। अगर मैं ए का फेस अंदर मान लूं तो ए का दाहिना तीसरा जी नहीं है। ए का फेस बाहर मान लूं तो भी ए का दाहिना तीसरा जी नहीं है। ए का फेस बाहर मानूं तो भी ए का दाहिना तीसरा जी नहीं है। ए का फेस अंदर मानूं तो भी ए का दाहिना तीसरा जी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो 100% ए है वो यही आएगा। और बेटा जो डी और एफ के जो डी और एफ के ठीक बीच में था उसका मुख केंद्र से बाहर था। तो पहले से ही पता था कि यहाँ पे जो बैठेगा उसका मुख केंद्र से बाहर है। सिंपल। तो इसीलिए ए का मुख केंद्र से बाहर है। आप समझ आ गया गधे? और ए के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है? जी। ए का थर्ड राइट, एक दो तीन। और जी का मुख किधर है? जी का मुख केंद्र की ओर है। बचा कौन? बी। और बी का एक ऐसा पड़ोसी है जिसका मुख केंद्र से बाहर है, इसका मुख अंदर है तो डेफिनेटली इसका बाहर होगा। और इन सातों में से सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुख केंद्र से बाहर था, तो वो दोनों कौन है? ए और ई। तो बाकी सबका मुख कहाँ होगा? बाकी सबका मुख होगा केंद्र की ओर। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है बेटा यहाँ पर। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं थी। संभावना की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉसिबिलिटी की जरूरत तब होती है जब पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।